मैं सुरेश पुनः आपका अपने इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन कि फसल का उत्पादन है वो कैसे किया जाए और इसका प्रबंधन कैसे करें। तो इस विषय में हम पढ़ रहे थे और इस विषय में हम सिंचाई तक आ चुके थे और सिंचाई यानी कि खाद और उर्वरक के जो अंतर है इस अंतर के विषय में हम जान चुके थे और खाद और उर्वरक में क्या अंतर होता है ये सामान्य जो अंतर है वो हम पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे सिंचाई के बारे में। खाद और उर्वरक के क्या लाभ होते हैं ये भी हम पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे सिंचाई। क्या पढ़ेंगे? सिंचाई। तो ध्यान दीजिए सिंचाई क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, ये कक्षा 8 के लिए वीडियो है और इस वीडियो को आप ध्यान से पढ़ें और सही तरीके से पढ़ें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, और हाँ, यदि आपको समझ में आ रहा है तो जो मैं वर्ड आपको बताता हूँ उनको सही तरीके से आप सुनिए, मन लगाकर। किताब पास में रखिए, कॉपी भी पास में रखिए। जो वर्ड समझ में ना आए वो पहले कॉपी में लिख दीजिए और उसके बाद कमेंट करिए और आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। एक बात ध्यान रखना कि हम जो पढ़ रहे हैं वो NCERT के अनुसार पढ़ रहे हैं। NCERT के सिलेबस के अकॉर्डिंग टू NCERT सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं। और NCERT सिलेबस के अनुसार हमने इसके 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ये 5वां वीडियो आज अपलोड हो रहा है जिसमें आप पढ़ोगे और अच्छे से, मेरे ख्याल से अच्छे से आपकी जो विज्ञान का जो विषय है वो उसका बैकग्राउंड है वो भी मजबूत होगा। और मैं इतना भी कह देता हूँ आपको कि धीरे धीरे जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग अपन और नए नए तथ्यों के साथ पढ़ते जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको डेली अपडेट के लिए आपको इस चैनल से जुड़ना होगा और जुड़ने के लिए आपको चैनल के नीचे लाल जो बटन है सब्सक्राइब का वो दबाना पड़ेगा और जो बेल आइकन की घंटी है वो दबानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब इसको दबाओगे तो आप इस चैनल से जुड़े रहोगे और इस चैनल से जुड़े रहोगे तो आपसे इस चैनल पर अपलोड होने वाली हर सामग्री आप तक पहुँचेगी। देखो चलते हैं आगे। सिंचाई कि सिंचाई क्या है। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। चाहे कोई भी जीव हो और उसको जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की। किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। जल की क्या होती है? चाहे कोई भी जीव हो और उसको जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। और पौधे की वृद्धि एवं परिवर्तन के लिए जल का विशेष महत्व होता है। चाहे पौधा हो चाहे कोई भी जीव जंतु हो तो उसके क्या है, अगर उसको जीवित रहना है या उसको वृद्धि करनी है, उसको परिवर्तन करना है, उसको विकास करना है, उसको अपने अंदर कुछ बदलाव लाना है तो उसके लिए क्या है? जल महत्वपूर्ण है। जल महत्वपूर्ण है। यदि मान लो जल ही नहीं होगा, यदि क्या नहीं होगा? जल ही यदि क्या होगा? नहीं होगा तो किसी भी पौधे की ना तो वृद्धि होगी, ना तो क्या होगी? वृद्धि होगी, और न क्या होगा? परिवर्तन होगा। न क्या होगा? परिवर्तन होगा। परिवर्तन का मतलब होता है उसका नया रूप। उसका नया रूप मतलब कैसे? जैसे गन्ने का पौधा होता है तो गन्ने को आप काटते हो तो वापस वहाँ से अंकुरित हो जाता है एक नया गन्ना। उस जैसा गन्ना आपने काटा था वैसा का वैसा गन्ना बन के तैयार हो जाता है, तो उसको बोलते हैं परिवर्धन। के लिए जल का विशेष महत्व है और पौधे की जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण होता है। एक बात ध्यान रखना कि जो पौधा होता है वो पौधे की जो जड़ें होती है उन जड़ों के द्वारा क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। जल का क्या होता है? अवशोषण होता है। जिसके साथ जो जल अवशोषण करते हैं उसके साथ में क्या होता है? खनिज लवण एवं उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधा जो जड़ों के द्वारा जो जल का अवशोषण करता है, जैसे मान लो ये पौधा खड़ा है, जैसे मान लो ये पौधा है और इसकी ये जड़ें मान लो पानी के अंदर है, पानी या मृदा के अंदर है, तो यहाँ से क्या होगा? जल का अवशोषण होगा। तो जल के अवशोषण के साथ साथ में क्या होगा? खनिज और जो लवण होंगे और कुछ मात्रा में जो उर्वरक होंगे उनका भी क्या होगा? अवशोषण होगा। पौधे में लगभग 90% तक जल होता है और एक पौधा होता है उसके अंदर लगभग 90% तक जल होता है। और जल एक आवश्यक है क्योंकि बीजों के अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि बीजों का जो अंकुरण है वो शुष्क स्थिति के अंदर नहीं हो सकता। अगर आप, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं,
उस उदाहरण में हम समझेंगे। जैसे मान लो अपने 4 बीघा खेत है और 4 बीघा खेत के अंदर हम क्या करते हैं, बाजरा बोते हैं। अब बाजरा हमने कल्टीवेटर वगैरह सब तो चला दिया, बीज भी अंदर बो दिया। जैसे मान लो ये अपना खेत था और इसके अंदर अपने बाजरा वगैरह सब बो दिया है, लेकिन जैसे ही अपने बाजरा बो दिया है फिर भी अपन ने इसके अंदर हमें ये नहीं लगता है कि ये बाजरा उगेगा। क्यों अंकुरित उगेगा, मतलब है क्यों अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि वो कैसा है, शुष्क स्थिति में है। कैसी स्थिति में है, शुष्क। क्यों, क्योंकि हमने क्या नहीं की है, सिंचाई। अगर हम सिंचाई करते तो बाजरा क्या हो जाता, अंकुरित हो जाता। अब देखो आगे चलते हैं। आगे जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। अब देखो जल के अंदर जो भी उर्वरक होता है, जो भी क्या होता है, उर्वरक होता है, जो भी उर्वरक होता है, जो भी खनिज होता है, जो भी क्या होता है, खनिज होता है, और जो भी क्या होता है, लवण होता है, वो सारा का सारा पौधे क्या करेंगे, जड़ों के द्वारा। किसके द्वारा, जड़ों के द्वारा उसका क्या करेंगे, वे अवशोषण करेंगे। वे क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे। वे क्या करेंगे, जब वे जड़ों के द्वारा अवशोषण करेंगे तो पौधे के प्रत्येक भाग में, प्रत्येक भाग का मतलब कहने का मतलब है, जैसे मान लो ये पौधा खड़ा है और इस पौधे के अंदर यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर तो क्या है, पत्तियाँ हैं। क्या है, पत्तियाँ हैं। और यहाँ पर क्या है, जड़ें। तो जड़ों के द्वारा क्या होगा, अवशोषण होगा, और जड़ों के द्वारा अवशोषण होकर वो कहाँ तक पहुँचेगा, छोटे छोटे पत्तियों भागों तक पहुँचेगा। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से क्या करता है, रक्षा करता है। और जो जल होता है वो जल छोटे छोटे भागों तक पहुंच जाता है। वो क्या करता है, जैसे ही क्या होगा, जैसे ही मान लो कहीं गर्मी पड़ेगी, कहीं क्या पड़ेगा, पाला पड़ेगा, तो उससे क्या करेगा, उस फसल की क्या करेगा, रक्षा करेगा। इसीलिए तो कहते हैं जब अरंडी की फसल खड़ी होती है, जब अरंडी की फसल खड़ी होती है तो क्या होता है, उसके अंदर टाइम पर पानी नहीं मिलता है। तब उसके अंदर टाइम पर पानी नहीं मिलता है तो क्या होता है कि वो अरंडी होती है वो जल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, उसके ऊपर पाला गिरा, उसके ऊपर क्या गिरा, पाला गिरा, और पर्याप्त मात्रा के अंदर जल उपस्थित नहीं होने के कारण वो अरंडी क्या हो गई, जल गई। इसका मतलब क्या हुआ, शर्मा पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ, शर्मा पड़ा। और हम कहते हैं अपनी मारवाड़ी भाषा में शर्मा पड़ा। और जब शर्मा पड़ता है तो सब सपरसट हो जाता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। यदि आप चाहते हैं कि आपके खेत की मिट्टी के अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर नमी बनी रहे, अगर पर्याप्त मात्रा के अंदर नमी बनी रहे तो क्या होगा, आपको खेत में नियमित रूप से जल देना होगा। अगर आप नियमित रूप से जल दोगे तो क्या होगा, खेत के अंदर जो मिट्टी होगी उसके अंदर नमी बनी रहेगी। और जब उसके अंदर नमी बनी रहेगी तो क्या होगा कि जब नमी बनी रहेगी तो समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, और जब नमी बनी रहती है तो क्या होगा कि वहाँ पर जो भी फसल खड़ी है वो क्या होगी, अच्छे से अपना अंकुरण करेगी और वृद्धि और परिवर्धन करने में सक्षम होगी। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना आवश्यक है, और निश्चित अंतराल के बाद खेत के अंदर जल देना आवश्यक है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप रोजाना उसके अंदर जल दो, रोजाना जल दोगे तो भी समस्या है, लेकिन आपको क्या करना है कि निश्चित समय अंतराल में, यदि मान लो आपके 1 बीघा खेत के अंदर अगर आपने कुछ बोया हुआ है तो उसके अंदर पहले दिन पानी दिया तो 1 दिन या 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन पानी दो या चौथे दिन पानी दो। इस तरह से समय अंतराल के अनुसार उस फसल के अंदर पानी जाना जरूरी है। फिर क्या होता है, सिंचाई का समय व बारंबारता फसलों एवं मिट्टी एवं ऋतुओं में क्या होता है, भिन्न होता है। इसी प्रकार से अलग अलग ऋतुएं आती हैं तो उन अलग अलग ऋतुओं के अंदर जमीन को पानी की आवश्यकता भी अलग अलग टाइम पर अलग अलग पड़ती है। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु आती है तो पानी अधिक आवश्यकता पड़ती है, शीत ऋतु आती है तो पानी कम, ग्रीष्म ऋतु की तुलना में थोड़ा कम चाहिए। इस तरह से समय अंतराल के अनुसार पानी आपको देना चाहिए। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है, और ऐसा क्यों है, गर्मी में पानी की जो बारंबारता देनी जो अधिक होती है वो क्यों होती है, ऐसा क्या है, मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है। क्या ये
जो मिट्टी होती है उसके अंदर जो वाष्प जल की वाष्पन दर होती है वो क्या होती है, अधिक होने से होता है। हाँ बिल्कुल, गर्मियों में क्या होता है, जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो मिट्टी और पत्तियां जो होती है उनके अंदर जो जल वाष्पन की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे जल की आवश्यकता होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। देखो ये कार्टून बाबा क्या कहते हैं, इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ और पिछली गर्मी में मेरे पौधे सूख गए और क्या हो गए, मर गए। सिंचाई के स्रोत, अब वर्तमान के अंदर सिंचाई के स्रोत क्या हैं, कुएं हैं, नलकूप हैं, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहरें आदि जल के स्रोत हैं। ये देखो ये जल के स्रोत आप देख रहे हो, ये देखो ये क्या है, मोट है, क्या है, मोट है। इसका मतलब ये मोट क्या होती है, ये मोट एक पारंपरिक विधि है। कौन सी विधि है, पारंपरिक, मतलब पुरानी जमाने के अंदर चलती थी। इसके अंदर एक क्या होता था, कुआं होता था, एक क्या होता था, कुआं होता था, और उस कुएं के ऊपर एक क्या लगी होती थी, गिरनी, क्या लगी होती थी, गिरनी, और एक लंबा सा एक बार से कोई रस्सा खींचता था और अंदर ये जो बाल्टी के नुमा एक टोकरी बनी हुई, इस टोकरी उसके अंदर जाती थी, फिर वापस भर के बाहर लाते थे। इस तरह से ये मोट कार्य करती थी। इस तरह से देखो ये इस तरह से चैन पंप है, डेकली है, और ये रहर, ये सारे के सारे साधन क्या है, पारंपरिक है। सारे के सारे साधन क्या है, पारंपरिक है। तो आप देखो सिंचाई के पारंपरिक तरीके, ये जो आप चित्र देख रहे हो ये सारे चित्र कौन से हैं, पारंपरिक हैं, जो वर्तमान में हम यूज नहीं करते। हाँ इनको वर्तमान में अभी भी यूज़ करते हैं, वो करते हैं राजस्थान के पश्चिमी भाग में, राजस्थान के पश्चिमी भाग में, यानी कि पश्चिमी जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, इन भागों के अंदर अभी भी ये जो पारंपरिक जो विधियाँ हैं वो प्रचलित है। कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। अब देखो कोई भी हम खेत हैं तो उस खेत के अंदर जल को पहुंचाने के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। लेकिन आज तकनीकी आ चुकी है, आधुनिक, कौन सी तकनीकी आ चुकी है, आधुनिक तकनीकी आने से पारंपरिक जो तकनीकी थी उनके अंदर बहुत कुछ परिवर्तन आया है, इसको ज़्यादा लोग यूज नहीं करते हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः ये सस्ते हैं परंतु ये कम दक्ष हैं। मानते तो हैं ये बिल्कुल क्या हैं, सस्ते हैं, क्या हैं, सस्ते हैं, लेकिन ज़्यादा टिकाऊ नहीं है। और विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं, एक जैसे मोट जो उदाहरण आपने देखा अभी, और जैसे चैन पंप, डेकली, रट या उत्तोलक तंत्र, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे पारंपरिक साधन हैं। कैसे साधन हैं, पारंपरिक साधन हैं। और आप अब इतना तो समझ गए होंगे कि सिंचाई के जो प्रमुख स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं। जैसा कि आप इन चित्रों के अंदर देख रहे हो, ये सारे चित्र हैं किसके हैं, ये सारे चित्र पारंपरिक जल स्रोतों के हैं। पारंपरिक जल स्रोत यानी कि ये जैसे ये ढेगली है तो ढेगली को क्या कहते हो, उत्तोलक, क्या कहते हो, उत्तोलक। इसके अंदर ये पीछे पत्थर है, इस पत्थर को पहले वापस ऊपर कर देते और फिर बाल्टी इसके अंदर नीचे जाएगी और फिर वापस इसको दबाएंगे, इसको यानी कि इस भार को नीचे ले आएंगे तो इसको ये बाल्टी भरकर पानी से क्या आएगी, कुएं से क्या आएगी, बाहर आएगी। इस तरह से जल खींचने की जो ये पारंपरिक विधियाँ थी। जल को ऊपर की ओर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है और पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस या विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अब सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। अब देखो अभी तो बात की हमने पारंपरिक विधियों की, किसकी बात की, पारंपरिक विधियों की, जिसके अंदर है मोट है, ढेगली है, रहट है, ये सारे के सारे कैसे हैं, पारंपरिक हैं। अभी जो हम बात करेंगे वो करेंगे आधुनिक, किसकी करेंगे, आधुनिक विधियाँ। कौन सी विधियाँ, आधुनिक विधियाँ। अब आधुनिक सिंचाई की आधुनिक विधियाँ क्या होती है, देखो
इन आधुनिक विधियों के दरमियान में हम ये पढ़ेंगे कि सिंचाई के जो आधुनिक तरीके हैं वो वर्तमान में किस तरह से बदलाव आया, वो हम जानेंगे। देखो आगे, सिंचाई की आधुनिक विधियों के द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। अब देखो, सिंचाई की जो आधुनिक विधियां आई है, इन आधुनिक विधियों से जो जल है इसका उपयोग हम जितना आवश्यक हो उतना हम उपयोग कर सकते हैं, अनावश्यक जल को हम उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन जो पारंपरिक विधियां थी, उन पारंपरिक विधियों के अंदर ये था कि जल अनावश्यक तरीके से मितव्ययता से उपयोग नहीं होता था। लेकिन आधुनिक विधियों के अंदर जल जो है वो कैसा है, मितव्ययता से उनका उपयोग होता है। ध्यान रखना, आपको एक एक लाइन समझाई जा रही है। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना। इस विधि का उपयोग अब है छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र का मतलब है फुहारे। छिड़काव तंत्र का मतलब है फुहारे पद्धति। कौन सी पद्धति? फुहारे पद्धति। और इस विधि का उपयोग समतल भूमि के लिए किया जाता है और जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है और उधर वो पाइप और नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाला नोजल लगे होते हैं। और इसके अंदर जो छिड़काव तंत्र है, इनके अंदर क्या होता है, ये मान लो ये पाइप है और पाइप के ऊपर यहाँ एक नली लगी होती है और नली के ऊपर क्या लगा होता है, एक नोजल। क्या लगा होता है? नोजल, जिनको क्या बोलते हैं? फुहारा। क्या बोलते हैं? फुहारा। और ये एक पाइप नीचे दूरी से मुख्य पाइप से जुड़ा होता है। इस तरह से देखो, ये यहाँ पर ये मुख्य पाइप है ये, और इस मुख्य पाइप से ये आगे नली गई हुई है और नली के आगे ये सारे ये क्या लगे हुए? फुहारे लगे हुए हैं। ये सारे के सारे क्या लगे हुए हैं? फुहारे। ये आधुनिक पद्धति से आप बिल्कुल भली भांति परिचित होंगे। और ये पाइप नीचे दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं और जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से क्या निकलता है? बाहर निकलता है। जैसे ही पाइप पूरे प्रेशर की पाइप के अंदर पूरे प्रेशर के साथ जल बाहर निकलेगा तो नोजल होगी वो क्या होगी? घूमने लगेगी। जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप से मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है और इसका छिड़काव पौधे पर इस प्रकार होता है कि जैसे क्या हो रही हो, वर्षा हो रही हो। और छिड़काव लॉन, कॉफ़ी की खेती व अन्य कई फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। और चित्र आप देख सकते हो, ये वाला चित्र ध्यान से देखो। ये मैं साफ क्लीन कर देता हूँ, ध्यान से देखना। समझ में ना आए तो कमेंट करना। होता है ऐसा? होता है नहीं होता है? आपने देखा होगा, बिल्कुल होता है। ये देखो, इसके अंदर मैं आपको एक बार फिर समझाता हूँ। इसमें अंदर ये क्या है? ये विद्युत मोटर। क्या है? विद्युत मोटर। और ये है मुख्य पाइप। ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ये क्या है? मुख्य पाइप। क्या है? मुख्य पाइप। इस मोटर को पाइप के साथ किसके साथ जुड़ा हुआ है? मुख्य पाइप के साथ। और मुख्य पाइप आगे छोटी पाइपों के अंदर जोड़कर आगे क्या लगे हुए? फुहारा, नोजल लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? नोजल। और ये नोजल है, इस नोजल के ऊपर क्या लगी हुई है? सड़कली। क्या लगी हुई है? सड़कली। और ये सड़कली क्या करती है? जैसे ही पाइप यहाँ से पूरे प्रेशर के साथ यहाँ से पानी जाएगा तो ये सड़कली क्या करेगी? यूँ घूमने लगेगी। ये ऐसे जल करेगी जैसे क्या हो रही हो? वर्षा। क्या हो रही हो? वर्षा। समझ में आया हो तो कमेंट करें। अब देखते हैं ड्रिप तंत्र। अब क्या देखते हैं? ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। और ड्रिप तंत्र के अंदर क्या होता है कि जो ड्रिप सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो पौधे होते हैं उनके अंदर जो जल होता है वो सीधे कहाँ गिरता है? जो एक पौधा होता है उस पौधे की जड़ों के अंदर गिरता है। इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। और फसलदार पौधे, बगीचे एवं वृक्षों को पानी देने का ये सर्वोत्तम तरीका है। और इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इससे पौधों, ये मुख्यतः तो फलदार पौधे और बगीचे और वृक्षों को पानी देने में सर्वोत्तम तरीका होता है। और इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। और चित्र 1.5 में देख सकते हैं। और इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है। और बूंद बूंद के अंदर जल, जैसे फुहारों के अंदर तो भी, फुहारा छिड़काव तंत्र के अंदर भी क्या होता है? जल कुछ मात्रा के अंदर क्या होता है? मितव्ययता से उपयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो बूंद बूंद सिंचाई है, ड्रिप तंत्र है, ड्रिप तंत्र के अंदर हम जल अब जितना आवश्यक है उतना ही हम यूज़ कर सकते हैं। अनावश्यक जल नहीं बह सकता है। अतः जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए ये एक वरदान सिद्ध होता है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर क्या है, जैसे मान लो ये क्या है? ड्रिप तंत्र है। तरीका वही है, बस एक थोड़ा सा इसके अंदर एक बदलाव है। वो बदलाव क्या है?
अब देखो ध्यान से, इसके अंदर ये क्या लगी हुई है, मुख्य मोटर लगी हुई है और इसके अंदर भी क्या है, एक मुख्य पाइप है। लेकिन ड्रिप छिड़काव तंत्र में क्या था कि जो मुख्य पाइप था उसके साथ क्या लगी होती थी, नोजल। क्या लगी होती थी, नोजल लगी होती थी। लेकिन इसके अंदर मुख्य पाइप से क्या जुड़ी होती है, छोटी छोटी नलियाँ। क्या जुड़ी होती है, नलियाँ। क्या जुड़ी होती है, नलियाँ। और ये मुख्यतः फलदार जो पौधे होते हैं उनके लिए बहुत काम का होता है। अब काम का कैसे होता है तो ये भी जाने। इसमें क्या होता है कि इसमें एक नली और जो पौधे निश्चित दूरी अंतराल पर होते हैं, जैसे एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है और तीसरा यहाँ। इस तरह से एक पाइप होता है और उस पाइप के नीचे यहाँ पर एक नली की एक छोटी सी बूंद के रूप में एक खुली होती है, जहाँ से धीरे धीरे पानी उस पौधे के, जो पौधा होता है उस पौधे के जड़ के अंदर धीरे धीरे टपकता रहता है। और इस तरह से जो जल जो होता है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं बहता है। उम्मीद करते हैं आपको ये पाठन समझ में आया होगा। तो चलते हैं आगे। अब देखो अभी तक तो अपने क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या कृषि की विभिन्न प्रकार की पद्धतियाँ। हम पढ़ रहे हैं कृषि की पद्धतियाँ। क्या पढ़ रहे हैं हम कृषि की पद्धतियाँ। क्या पढ़ रहे हैं, कृषि पद्धतियाँ। कृषि किस प्रकार की जाती है तो उसकी हम क्या पढ़ रहे हैं, पद्धतियाँ पढ़ रहे हैं कि कृषि को किस प्रकार संपन्न किया जाता है। तो अब देखो, अभी तक हमने क्या की, निराई कर दी, गुड़ाई कर दी और क्या कर दी, बुआई कर दी और मिट्टी भी तैयार कर दी और सिंचाई भी कर दी। और अब हम क्या करेंगे, खरपतवार भी हम करेंगे। खरपतवार से क्या सुरक्षा करनी है, तो खरपतवार से कैसे सुरक्षा करेंगे तो आइए जानते हैं। बूझो और पहली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। जैसे मान लो ये आपका खेत है और इस खेत के अंदर आपने क्या बोया है, गेहूँ। क्या बोए हैं, गेहूँ। और गेहूँ के साथ में कुछ अनावश्यक पौधे, यानी कि गेहूँ नहीं, गेहूँ के अलावा जो उसके साथ पौधे खड़े हैं वो क्या कहलाएंगे, खरपतवार। इसका मतलब परिभाषा क्या हुआ, परिभाषा ये हुई कि किसी भी पौधे के साथ, कोई भी फसल के साथ अनावश्यक पौधे खड़े होते हैं, उन अनावश्यक पौधों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, खरपतवार। अगर आपको ये परिभाषा बार बार अगर आप इसको वीडियो को दोहराओगे तो कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या ये पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए जाते हैं, नहीं। खरपतवार, अब देखो इसकी परिभाषा क्या है, खेत में कई ऐसे अवांछित पौधे जो प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, इन अवांछित पौधों को क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। इन अवांछित पौधों को क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निराई। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निराई। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, उन पौधों को क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। उन अवांछित पौधों को क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। और उसको हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निराई कहलाती है। और निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल और पोषक और अन्य जगह और प्रकाश की प्रतिस्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर क्या प्रभाव डालते हैं। और कुछ खरपतवार की कटाई में भी क्या करते हैं, बाधा डालते हैं। तथा मनुष्य या पशुओं के लिए क्या हो सकते हैं, विषैले हो सकते हैं। जो खरपतवार होते हैं वो मनुष्य या अन्य जीवों के लिए क्या हो सकते हैं, विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाता है। अब क्या करता है कि खेत के अंदर खरपतवार की मात्रा बढ़ गई है तो किसान जो होगा वो नए नए तरीके अपनाता है। और फसल उगने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने और हटाने में क्या करती है, सहायता मिलती है। क्या मिलती है, सहायता मिलती है। और इससे खरपतवार के पौधे सूख कर क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। और खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। अब जैसे मान लो खरपतवार को हटानी है तो जैसे ही पौधा जो बीज अंकुरित हुआ है, अंकुरित होने के 2 या 3 या 15 से 20 दिन के अंतराल में आप खरपतवार को हटाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। न कि वो पूरा परिपक्व तैयार हो गया है और तैयार होकर आप खरपतवार को हटा रहे हो तो फिर तो वो कोई मतलब वाली बात नहीं होती है। खरपतवार को हाथों से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। और ये कार्य होता है वो मुख्यतः खुरपी या हरों की सहायता से किया जाता है। और रसायन के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण
दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, खरपतवार नाशी कहते हैं। और जैसे 2,4-D ये एक प्रकार खरपतवार नाशी रसायन होता है और खेत में इसका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। ये खरपतवार नाशी रसायन का उपयोग तो करते हैं, इसमें क्या होता है कि जो खरपतवार पौधे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, वो तो मर जाते हैं। वो तो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन जो मुख्य फसल होती है उस फसल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे या फुहारा की सहायता से छिड़काव करते हैं। फुहारा की सहायता से क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। देखो ये एक प्रकार का एक जो ये फोटो आप देख रहे हो, इसके अंदर देखो ये एक किसान है और किसान क्या कर रहा है, ये इसके पास एक मशीन है और इस मशीन से ये जो फसल खड़ी है इस फसल के ऊपर क्या कर रहा है, छिड़काव। क्या कर रहा है, छिड़काव। और इसके अंदर क्या है, रसायन। क्या है, रसायन की सहायता से ये इसके अंदर क्या कर रहा है, छिड़काव। इसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो मुख्य फसल होगी, क्या होगा, जो मुख्य फसल होगी वो तो खड़ी रहेगी, लेकिन जो अनावश्यक जो खरपतवार होगी, अनावश्यक जो खरपतवार होगी वो क्या हो, खरपतवार जो पौधे होंगे वो क्या हो जाएंगे, नष्ट। क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और फसल जो मुख्य फसल होगी वो क्या होगी, वो खड़ी रहेगी। खरपतवार नाशी का छिड़काव। क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर पड़ता है? बिल्कुल पड़ सकता है, लेकिन उससे क्या रहना पड़ता है, सुरक्षित रहना पड़ता है। जैसा कि पहले बताया गया है कि खरपतवार की वृद्धि समय एवं पुष्पण एवं बीज को बनने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। और खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अतः उन्हें इस रसायन का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए और छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह और नाक कपड़े से क्या करनी चाहिए, ढक लेनी चाहिए। आज हमने यहाँ तक पढ़ा और इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। और क्या करना है, और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, बाय, गुड लक। मस्त रहो, संयमित रहो, सुरक्षित रहो, अपना एवं अपने मम्मी और पापा का ख्याल रखो। और ये जो नंबर मिल रहे हैं, ये जो बोर्ड एग्जाम में नंबर मिल रहे हैं, उनसे खुशी न होकर अपने ज्ञान को अर्जित करो। धन्यवाद।